स्वागत है मित्रों, इतिहास की इस सुंदर दुनिया में। हम इतिहास दर्शन की बात कर रहे हैं और हमारा आज का विषय है इतिहास और समाज शास्त्र में क्या संबंध है, इतिहास और समाज विज्ञान में क्या संबंध है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आपने तो बहुत दिनों तक हमसे यह चर्चा की है कि इतिहास विज्ञान है या नहीं, तो क्या उस विज्ञान में आपका यह समाज विज्ञान शामिल नहीं था? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर बड़ा आसान है। जब हम यह चर्चा कर रहे थे कि इतिहास विज्ञान है या नहीं, तो विज्ञान से हमारा तात्पर्य प्राकृतिक विज्ञान से था, जैसे भौतिकी, रासायनिकी, गणित आदि। और यहां हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें विज्ञान का तात्पर्य सामाजिक विज्ञान से है, जिसमें मनुष्य के जीवन और मनुष्य के आपसी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह मैं बार बार कहता हूं कि भारत में विज्ञान का अर्थ वह नहीं है जो पश्चिम में साइंस का है। तो भारत का सामाजिक विज्ञान भी पश्चिम के सोशल साइंस से अलग है, लेकिन चाहे वह किसी कारण से हो, हम भारत में सामाजिक विज्ञान को पढ़ते हैं पश्चिम के सोशल साइंस के ही अर्थ में। तो यहां भी यह चर्चा के इतिहास समाज विज्ञान है या नहीं, या इतिहास का समाज विज्ञान से क्या संबंध है, तो आप उस समाज विज्ञान को सोशल साइंस मानकर चलिए। बीच बीच में कहीं कोई ऐसा प्रसंग आया जिसमें मुझे समाज विज्ञान की भारतीय अवधारणा को स्पष्ट करने की आवश्यकता पड़ी, तो मैं वह करूंगा। खैर, तो हम तो इतिहास की बात कर रहे हैं ना। इतिहास को प्राकृतिक विज्ञान से अलग करने में E.H. कार और इवांस प्रिचार्ड ने बिना दूसरी बात सोचे समाज विज्ञान की कोटि में डाल दिया इतिहास को। और यह बात कौन लिख रहा है? मेरे पास ये जो किताब है, ये किताब है इतिहास का स्वरूप, और इसके लेखक हैं आर्थर मार्विक। ये मार्विक महोदय ब्रिटेन के दार्शनिक हैं, और इस पुस्तक को मैं इसलिए उद्धृत करता हूं कि इसके निबंधों में, इसके लेखों में कई बातें इतनी स्पष्ट रूप से कही हुई हैं कि इसका अध्ययन करने में संतुष्टि मिलती है। अब कितना स्पष्ट कहा इन मार्विक महोदय ने कि इतिहास को प्राकृतिक विज्ञान से अलग करने में E.H. कार और इवांस प्रिचार्ड ने बिना दूसरी बार सोचे समाज विज्ञान की कोटि में डाल दिया। मतलब यह कि इतिहास को समाज विज्ञान नहीं कहना चाहिए था, यह कहना चाहते हैं मार्विक महोदय। अब देखिए, यदि एक केमिस्ट्री का आदमी, यदि एक बॉटनी का आदमी, यदि एक मैथ्स का आदमी यह कहे कि इतिहास से हमारा क्या ताल्लुक है, क्या लेना देना है, हमारा काम बिल्कुल अलग तरह का है, तो यह बात जच सकती है। यद्यपि यह कहना सही नहीं है, लेकिन
जैसा कि हम देखते हैं और जैसी कि धारणाएं बनी हुई हैं, तो यह कहा जा सकता है। लेकिन यदि समाज शास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले लोग ये कहें कि इतिहास से हमारा क्या लेना देना है, तो आप क्या कहेंगे? तो ऐसा हुआ। समाज विज्ञानियों ने, समाज के वैज्ञानिकों ने कहा, समाज शास्त्र के वैज्ञानिकों ने, मैं शास्त्र भी लगा देता हूं और विज्ञान भी लगा देता हूं, इन्होंने कहा कि भाई हमारा काम करने का तरीका अलग है। हम सैंपल लेते हैं, जैसे एक प्राकृतिक वैज्ञानिक लेता है। हम सैंपल लेते हैं, हम नमूने लेते हैं, हम पहले चयन करते हैं, फिर हम नमूने लेते हैं, सैंपल लेते हैं, फिर उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, आंकड़ों के आधार पर करते हैं, और फिर हम पूरे समाज को निर्देशित करने वाले निष्कर्ष देते हैं। तो हमारे सामने तो जो काम का जो स्वरूप है वह वैसा ही है जैसा प्राकृतिक विज्ञान के लोगों का होता है। और इतिहास के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के सामने स्पष्ट रूप से किसी प्रकार के आंकड़े उपलब्ध होने जैसी बात नहीं होती। इनका यह कहना है कि हम एक निश्चित दिशा में काम करते हैं, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति करता है। आप जो इतिहास के लोग हो, वे चलते तो कहीं से हो और पहुंचते कहीं हो, और रास्ते में आपके पड़ाव जहां तय होते हैं वहां नहीं होते। इसलिए हमारी और आपकी तुलना हो नहीं सकती। सही बात है, लेकिन यह इतिहास का गुण है या दोष है? हम चलते कहीं से हैं, लेकिन हमें जो तथ्य उपलब्ध होते हैं, उन तथ्यों के आलोक में, उन तथ्यों के प्रकाश में यदि कोई ऐसी बात निकल कर आती है जो इंसान के भविष्य को प्रभावित करने वाली हो सकती है, तो हम उसका अध्ययन भी करेंगे। मान लीजिए कहीं खुदाई हुई और हमें वहां कुछ सिक्के मिले, और हम यह देखने चले थे, सिक्के मिलने से पहले हम यह धारणा बनाकर चले थे कि यहां पर हमें गुप्त काल से संबंधित अवशेष मिलेंगे, और हमने महीनों वर्षों तक उसकी तैयारी की, और उसके बाद हमने मैपिंग करके हमने एक स्थान निश्चित किया। विभिन्न स्रोतों से विभिन्न तथ्यों को जोड़कर, जो तथ्य हमारे पास उपलब्ध हैं पहले के, विभिन्न स्रोतों से विभिन्न अध्ययनों को जोड़कर हमने यह तय किया कि यहां हमें गुप्त काल से संबंधित अवशेष मिलेंगे, और हम गुप्त काल का काम आगे बढ़ाएंगे, उसमें कुछ नई चीजें देंगे। कि ऐसा हुआ था। अब वे जो सिक्के हैं वे हमें उस स्थान पर गुप्त काल से पहले के मिलते हैं, और मान लीजिए कि गुप्त काल के प्रारंभ होने के भी 300 साल पहले के मिलते हैं, तो हमारा ध्यान गुप्त काल से हटकर और उस काल की ओर चला जाएगा जिस काल के वे सिक्के हैं। या मान लीजिए कि हमें वहां कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष मिलते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई वहां कोई अभिलेख मिल गया
हमें कोई शिलालेख मिल गया यूं मान लीजिए, और जिस पर कुछ लिखा हुआ है लेकिन वो लिपि हमारे समझ में नहीं आ रही है। हमने विद्वानों को बुलाया और कहा साहब यह तो मौर्य काल का है और अशोक के काल का होना चाहिए, इसमें आगे अध्ययन की दरकार है। अब हम गुप्त काल को तो भूल गए और हम तो मौर्य काल पर काम करने लगे, और समाज विज्ञानी यही कहते हैं। तो भाई अब मैं करूंगा स्पष्ट कि आप यदि पर्दा प्रथा पे काम करने जा रहे हैं और पर्दा प्रथा पर काम करने के दौरान, तथ्य जुटाने के दौरान, आंकड़े इकट्ठे करने के दौरान यदि आपको कोई और जानकारी मिलती है या आपको स्त्रियों के रहन सहन से संबंधित कोई ऐसी सूचना मिल जाती है जो पर्दा प्रथा से अलग हो सकती है, और आपको लगे कि हमें तो पर्दा प्रथा से पहले घरेलू हिंसा पर बात करनी चाहिए, समाज विज्ञानियों ने अपने कुछ शोधार्थियों को घर घर इसलिए भेजा कि वे पता करें कि पर्दे की स्थिति क्या है इस समय देश में, और जब देश में पर्दा प्रथा की स्थिति उनको जाननी होगी तो वे सैंपल लेंगे, वे कुछ स्थानों पर जाएंगे, और जब वे घरों पर पहुंचते हैं, घरों में वे स्त्रियों से बातें करते हैं और वापस आकर अपने गुरुजन को बताते हैं या अपने अधिकारियों को बताते हैं कि साहब हम तो पर्दा प्रथा की बात करने गए थे, लेकिन पर्दा प्रथा तो जैसा हमने सोचा था, जैसा हमारा अनुमान था, जैसी हमारी परिकल्पना थी, उस परिकल्पना से बिल्कुल हटकर है। पर्दा तो हट गया है लेकिन स्त्रियों के साथ घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा हो रही है। तो क्या आप पर्दे को छोड़कर घरेलू हिंसा पर अध्ययन नहीं करने लग जाएंगे? तो बात वही है कि विभिन्न अनुशासन अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन समय समय पर उनके बीच में शोधार्थियों को संबंध स्थापित करने पड़ते हैं, क्योंकि एक का अध्ययन दूसरे का अध्ययन किए बिना पूरा नहीं होता। इतिहास का अध्ययन समाज शास्त्र के अध्ययन के बिना पूरा नहीं हो सकता। जैसे यह पर्दा प्रथा की बात है या घरेलू हिंसा की बात है, इस मामले में यदि कोई एक सामान्यीकृत तथ्य इतिहासकार को चाहिए तो क्या पहले वह समाज विज्ञान सीखेगा और फिर उनकी शैली में काम करने के बाद कोई तथ्य प्राप्त करेगा या कोई आंकड़े प्राप्त करेगा? वह तो समाज विज्ञानी उसे कहेगा कि भाई आपके पास इससे संबंधित कोई निष्कर्ष है तो हमें दीजिए, क्योंकि हम पर्दा प्रथा का इतिहास देखने जा रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। तो आप जो तथ्य देंगे उनके आलोक में, उनके प्रकाश में, उनके सहारे हो सकता है कि हमें अतीत की ओर जाने में थोड़ी सुविधा हो जाए। और फिर समाज शास्त्री हमें ये कहेंगे कि आप बेशक पर्दा प्रथा पर काम कीजिए, लेकिन आप घरेलू हिंसा पर भी काम कीजिए। यह होता है साहचर्य। इस साहचर्य की आवश्यकता है, मैं यह कहना चाहता हूं। तो चाहे प्रायोगिक आंकड़े हों, चाहे सामान्यीकरण हो, चाहे मूल्यों की बात हो, इन पर विचार करने की आवश्यकता है कि कहां इतिहास समाज शास्त्र के निकट जाके खड़ा हो जाता है और कहां समाज शास्त्र इतिहास के पास आता दिखाई देता है। हमारा काम समन्वय का है। हम ये नहीं कहते कि इतिहास समाज शास्त्र या समाज विज्ञान है या समाज विज्ञान इतिहास है, लेकिन हम ये कहते हैं कि इनके बीच में कुछ संबंध तो जरूर है, एक दूसरे से संपृक्त तो ये हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। ये ठीक है कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोग नियंत्रित सर्वेक्षणों के आधार पर काम करते हैं, और इतिहास के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के सामने नियंत्रित सर्वेक्षण नहीं होते। वे तो
काम करते जाते हैं, काम करते जाते हैं, और जो तथ्य उनके सामने आते हैं उन तथ्यों के आधार पर अपनी दिशा भी कई बार इतिहासकार छोड़ देता है, फिर पकड़ लेता है, फिर छोड़ देता है, क्योंकि इतिहासकार नियंत्रित प्रयोग नहीं करता। यानी एक समाज वैज्ञानिक इतिहासकार की अपेक्षा ज्यादा नियंत्रित रूप में मॉडल का या सैद्धांतिक रूपों का इस्तेमाल करता है, और ये जो रूप है उसके, ये एक इतिहासकार के अध्ययन के दौरान जो रूप बनते हैं उन रूपों से ज्यादा अमूर्त होते हैं। यह ध्यान देने की बात है। इतिहासकार के सामने तो क्या होता है कि वह तो कुछ विशिष्ट पर काम करता है, और मैंने कहा ना कि विशिष्ट पर काम करने के साथ साथ एक चीज और जुड़ी होती है इतिहासकार से, और वह होती है आकस्मिकता। मैंने कहा ना कि हम गुप्त काल का काम करने के लिए खुदाई कर रहे थे और हमें मौर्य काल का कोई स्तंभ लेख मिल जाता है, कोई शिलालेख मिल जाता है, कोई अभिलेख मिल जाता है, तो हमारे अध्ययन की दिशा उधर चली जाती है। और हमारे अध्ययन की दिशा उधर चली जाती है तो हम परिणाम भी कुछ न कुछ लेकर आएंगे। लेकिन समाज शास्त्र की सीमा यह है कि वे नियंत्रित रूप में काम करते हैं। उन्होंने 10 गांव छांट लिए और उन 10 गांवों में सर्वे करना शुरू कर दिया कि पर्दे की और घरेलू हिंसा की स्थिति क्या है, और मान लीजिए कि वे 10 गांव उन्होंने जो चुने, उन 10 गांवों में और पर्दे और घरेलू हिंसा की स्थिति बहुत खराब है, और उन्होंने ये नतीजा दे दिया कि भारत तो अभी घरेलू हिंसा और पर्दे के मामले में मध्यकाल में जी रहा है। तो कितनी बड़ी विसंगति खड़ी हो जाएगी। इतिहासकार के साथ ऐसा नहीं है, जो है वह है, जितना है वह सामने है, तथ्य जिस रूप में जैसे हैं वे सामने हैं। यहां तो आपने जो 10 गांव चुने वे ऐसे चुन लिए आपने कि उन 10 गांवों में घरेलू हिंसा और पर्दे की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन आपने 50,000 में से 10 गांव चुने हैं, और वे भी आपने एक ही क्षेत्र के चुन लिए। तो जो नतीजा निकालेंगे वह आप 50,000 गांवों पर लागू करेंगे, और हो सकता है कि उन 10 गांवों में किसी विशेष कारण से पर्दे और घरेलू हिंसा की स्थिति बनी हो, लोग पढ़े लिखे न हो, लोगों को समझ न हो, लोग रूढ़िवादी हो, लेकिन जो बाकी गांव हैं, जो 49,990 गांव बच गए, उनमें से 20, 25, 30, 40 हजार गांव ऐसे हो सकते हैं जहां पर्दा भी नहीं है और जहां घरेलू हिंसा भी कम है। तो आपने जो निष्कर्ष दिया, हमारे समाज शास्त्रियों ने, हमारे समाज वैज्ञानिकों ने जो निष्कर्ष दिया, उस निष्कर्ष को यदि हम 50,000 गांवों पर लागू कर देंगे और उसके आधार पर हम सरकार से ये कहेंगे कि आप कोई व्यवस्था कीजिए, आप इस तरह के प्रावधान लेकर आइए, आप कुछ कानूनों में परिवर्तन कीजिए, देखिए आधुनिक काल में भी यह देश पर्दे और घरेलू हिंसा का शिकार है। यह तो समाज शास्त्र की सीमा हो गई। इस सीमा से समाज शास्त्रियों को या समाज वैज्ञानिकों को प्रसन्न नहीं होना चाहिए, और यह कहने की जरूरत नहीं है कि इतिहासकार तो अनियंत्रित प्रयोग करता है। वह तो प्रयोग करता ही नहीं है, पहली बात तो वह तो अनियंत्रित दिशा में आगे चलता है। इसलिए उसके जो निष्कर्ष आएंगे वे नियंत्रित रूप में नहीं आएंगे, और उन निष्कर्षों की कोई वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं होगी।
और हम जो निष्कर्ष देंगे वे निष्कर्ष एक वैज्ञानिक व्यवस्था के अनुसार होंगे। लेकिन प्रश्न तो यह है कि इतिहासकार जो भी प्रस्तुत कर रहा है, मैं यह नहीं कहता कि वह 24 कैरेट सोना ही प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन वह अपने तथ्यों के आधार पर, अपनी व्याख्या के आधार पर तथ्यों की पुष्टि करके अपनी तरफ से जितना हो सकता है, वह 24 कैरेट नहीं तो 18 कैरेट, 16 कैरेट सोना तो प्रस्तुत कर ही देगा। लेकिन यदि समाज शास्त्र में आपने जो सैंपलिंग की, आपने जो प्रयोग किए, नियंत्रित प्रयोग किए, उन प्रयोगों में यदि चूक हो गई तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियां भुगतती हैं। एक इतिहासकार तब तक अशोक की कथित महानता को नहीं बता पाया था जब तक जेम्स प्रिंसेप ने उसके स्तंभ लेखों की लिपि नहीं पढ़ ली थी। लिपि पढ़ने के बाद तो अशोक महान शासक हो गया। और अभी मैंने कहा कि कथित महान शासक। यदि अशोक ने बौद्ध धर्म का राजनीति में इस्तेमाल किया तो क्या फर्क पड़ेगा? हमने अशोक के बारे में लंबे समय तक इस तरह का विवरण नहीं दिया कि वह एक सार्वभौमिक धर्म को लेकर चलता था और उसका आधार था बौद्ध धर्म। लंबे समय तक यह बात हमने कही नहीं, क्योंकि हम उसके लिखे को देख नहीं पाए थे। जब उसका लिखा सामने आया तो हमने यह कहना शुरू किया कि भाई अशोक ने तो देखो इस तरह के उपदेश दिए हैं। अच्छी बात है, अशोक के उपदेशों से समाज सीखता है, आने वाली पीढ़ियां सीखती हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इतिहासकार अपना काम कर रहा है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने यह कह दिया कि साहब अशोक ने बौद्ध धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया, यह सब उसका दिखावा था। तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? आने वाली पीढ़ी को हो सकता है कि इस बात से ज्यादा प्रेरणा नहीं मिले, वह अशोक की बात कम करेगी, लेकिन उसे नुकसान नहीं होगा, उसको कोई हानि नहीं होगी। और उचित समय आएगा तो अशोक की नई व्याख्या भी हो जाएगी, अशोक के धर्म की, अशोक के धम्म की। लेकिन एक समाज शास्त्री, एक समाज वैज्ञानिक यदि इस तरह की गलती कर देता है कि पहले उसके निष्कर्ष दूसरे होते हैं और बाद में उसके निष्कर्ष दूसरे होते हैं, तो इसका असर आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है और उस समय की पीढ़ी पर भी पड़ता है, वर्तमान पीढ़ी पर भी पड़ता है। क्यों कि समाज शास्त्रीय निष्कर्षों के आधार पर लोगों की धारणाएं बनती है, सरकार की योजनाएं बनती है। और जब आपका जो प्रयोग है, जिसे आप नियंत्रित प्रयोग कहते हैं, वह प्रयोग यदि सही दिशा में आगे बढ़ा हुआ नहीं है तो आगे के सारे नतीजे कैसे होंगे, आप अनुमान लगा लीजिए। तो एक इतिहासकार के लिए यह कहना कि वह तो अतीत में संभावना खोजता है और संभावना खोजता खोजता कहां से कहां चला जाता है, यह कहा जा सकता है, हम इसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हम तो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं, वर्तमान समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं। ठीक है, वह हम थोड़ा कम कर पाएंगे, लेकिन यदि एक समाज वैज्ञानिक गलती कर देगा तो बात वही हुई कि हमें यह कहा जाता है कि आप अतीत की ओर चलते हो इसलिए गलती कर रहे हो। हम समाज वैज्ञानिकों के लिए यह कह सकते हैं कि आप भविष्य की ओर चलते हो और आप अपने नियंत्रित प्रयोग में कहीं गलती कर सकते हो। तो फिर इस तरह के आरोपों प्रत्यारोपों का आप ये समझ लीजिए कि कोई ज्यादा महत्व नहीं है। इस तरह के खंडन का ज्यादा प्रचार भी नहीं होना चाहिए। वस्तुस्थिति यह है
कि इतिहास और समाज शास्त्र में गहरा जुड़ाव है। इतिहासकार अध्ययन करता किसका है? समाज का ही तो करता है। वह समाज का ही तो अतीत ढूंढता है और समाज को सुंदर बनाने के लिए ही तो वह अपने निष्कर्ष देता है। और समाज शास्त्री का भी मकसद तो यही होता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो दोनों की तरफ से होने वाली गलतियां कम होंगी। समाज शास्त्र और इतिहास के बीच में जो संबंध है वह बड़ा ही अच्छा संबंध है। और इतिहास और समाज दोनों एक दूसरे में उपस्थित रहते हैं। इनको बाहर निकालने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। दोनों विषयों में काम करने वाले विद्वान प्रहार तो अज्ञात पर ही करते हैं। वे ढूंढना तो उस अज्ञात को ही चाहते हैं जो अब तक मिला नहीं है। तो क्या है कि पाल बर्थ ने एक बात कही है कि संस्कृति और संस्थाओं का इतिहास समाज शास्त्र को समझने में और उसकी सामग्री जुटाने में बहुत सहायक होता है। सही बात है। तो हम इसे यूं समझ सकते हैं कि जैसा एक बार E.H. कार ने कहा था कि भाई कई बार ऐसे प्रसंग सामने आ जाते हैं जब जिन विषयों को प्राकृतिक विज्ञान का विषय समझा जाता है वे विषय सामाजिक विज्ञान के विषयों के निकट होते हैं या इतिहास के भी निकट हो जाते हैं। एक भौतिकी के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक का और भूगर्भ शास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक से उतना जुड़ाव, उतनी निकटता नहीं होगी जितना भूगर्भ शास्त्र में काम करने वाले वैज्ञानिक का जुड़ाव इतिहास के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वान से हो जाता है। क्यों कि अब वो जहां एक्सकेवेशन चलते हैं, जहां खुदाइयां चलती हैं, वहां हमें भूगर्भ शास्त्रियों की जरूरत पड़ती है। और हो सकता है कि एक भौतिकी के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक को और भूगर्भ शास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक की जीवन भर आवश्यकता नहीं पड़े। तो यह सब विषयों का एक दूसरे में आना जाना लगा रहता है। हमें समाज शास्त्र को भी इसी अर्थ में, इसी रूप में देखना चाहिए कि समाज शास्त्र इतिहास के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। और इतिहास की दृष्टि से हमें यह सोचना चाहिए कि बिना समाज शास्त्र की, बिना समाज विज्ञान की मदद के इतिहास भी वह निष्कर्ष नहीं दे सकता, वह परिणाम नहीं दे सकता जो वह अब तक देता आया है। तो वस्तुतः इतिहास और समाज विज्ञान, इन दोनों अनुशासनों में गहरी बंधुता है, गहरी निकटता है और एक दूसरे के सहारे दोनों आगे बढ़ते हैं। तो आज की मुलाकात इतनी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।